세계 속의 대한민국, 우리나라의 아름답고 감동적인 이야기를 전합니다. 휴면톡톡입니다. 우리나라가 자체 개발한 K9 자주포의 성능은 세계에서도 아주 잘 알려져 있는데요. 스톡홀름 국제평화연구소에 따르면 K9은 2000년에서 2017년 세계 자주포 수출 시장에서 48%의 점유율로 압도적인 1위를 기록했다고 합니다. 인터넷에서는 강원도 철원의 겨울과 전남 장성의 여름을 다 견디고 질척한 논밭과 척박한 산악 지역을 가리지 않고 잘 굴러가니 전 세계에서 안 팔릴 수가 없다는 이야기가 있을 정도입니다. 몇 년 전 K9를 구매했던 인도가 최근 200대를 추가 구매했다는 소식이 들려왔는데요. 인도의 공영방송 두루다산이 제작한 다큐멘터리에 따르면 중국과의 국경 문제로 늘 위험에 처해 있던 인도가 중국에 대응하기 위해서 K9을 구매하였고, 이에 따라서 중국을 상회하는 포병 전력을 갖추게 되었다고 합니다. 인도인의 시점에서 본 K9은 어떤 내용일지 요약본으로 소개해드립니다. K9 दुनिया भर में सैन्य हथियारों में सबसे लोकप्रिय सितारा है। 10 साल पहले भी कम ही लोगों ने अनुमान लगाया होगा कि कोरिया इतने उल्लेखनीय परिणाम हासिल करेगा। एक दशक पहले तक दक्षिण कोरिया तोपखाने प्रणालियों के पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं में से एक नहीं था। इस उपलब्धि का रहस्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आइए कुत्तों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और तकनीकी विशेषताओं की संक्षेप में समीक्षा करें। कोरियाई युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण कोरिया को भारी मात्रा में सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने और दक्षिण कोरिया के औद्योगिकीकरण प्रयासों में सहायता करने में बहुत उदार था। 1980 के दशक में दक्षिण कोरिया ने सैन्य प्रणालियों के लिए प्रचुर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का भी लाभ उठाया। इसलिए 1985 में दक्षिण कोरिया ने लाइसेंस के तहत K-55 नामक M109 के घरेलू संस्करण का उत्पादन शुरू किया। हालांकि दक्षिण कोरियाई सेना की परिचालन आवश्यकताएं अमेरिकी सेना से काफी भिन्न थी। K-55 की गतिशीलता पहाड़ी कोरियाई प्रायद्वीप के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त हालांकि इसकी सीमा केवल 23.5 किलोमीटर है, उत्तर कोरिया का M197 60 किलोमीटर तक 1070 मिलीमीटर का गोला भेजने में सक्षम था। इसलिए 1989 में दक्षिण कोरिया ने K-55 से प्राप्त अनुभव का उपयोग उच्च रेंज और गतिशीलता के साथ एक नया स्वचालित तोपखाना कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए किया। प्रारंभ में कोरिया गणराज्य की सेना ने K-55 की एक उन्नत संस्करण का मूल्यांकन किया। हालांकि मूल वाहन कोरियाई इलाके की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपग्रेड करने में सक्षम नहीं था। इसलिए कोरिया ने एक नया स्वचालित होवित्जर विकसित करने का निर्णय लिया। दक्षिण कोरिया ने पहले 2 प्रोटोटाइप XK9 को 1994 में पूरा किया और रोक सेना को बाद में आगे के परीक्षण के लिए 3 प्री प्रोडक्शन SPHS प्राप्त हुए। 12,000 से अधिक प्रक्षेप्य दागते हुए इन 5 वाहनों को कई कठोर परीक्षणों से गुजरना पड़ा। 1999 में कोरिया गणराज्य मरीन कॉर्प्स ने पहला उत्पादन मॉडल संचालित किया। ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, भारत, नॉर्वे और कोरिया वर्तमान में इस वस्तु का उपयोग करते हैं। भारत ने 2018 में कोरिया के साथ एक अनुबंध के माध्यम से 100 K9 का आयात किया ताकि उन्हें घर में ही उत्पादित किया जा सके, और 2023 में अतिरिक्त 200 इकाइयों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। K9 अनुबंध पर हस्ताक्षर करके भारत ने 1980 के दशक में बोफोर्स की शुरुआत के बाद से अपनी पहली नई बंदूक हासिल कर ली है। रूस का 2S19 MSATS इसका प्रतिस्पर्धी था और K9 मुख्य रूप से विशिष्ट प्रौद्योगिकियों, आग की दर, सटीकता और गतिशीलता के मामले में बेहतर था। भारत को हमेशा पाकिस्तान के साथ विवाद और चीन के साथ क्षेत्रीय विवादों का सामना करना पड़ा है। अब जब आपके पास K9 है तो अंततः आपके पास इस संघर्ष में अपना बचाव करने की शक्ति है। कोरिया से आयातित 10 K9 के प्रारंभिक बैच को पहले तैनात करने के साथ जब पाकिस्तान ने चीन से आयातित 30 स्वचालित विमानों से हमला किया, जबकि चीनी हथियार एक भी K9 को नष्ट करने में विफल रहे। K9 ने सटीक हमलों के साथ सभी 30 चीनी स्वचालित होवित्जर तोपों को नष्ट करने का रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा जब K9S को उच्च पर्वतीय सीमा क्षेत्र में तैनात किया गया जहां चीन के साथ विवाद था, तो चीन, जो K9S की सीमा के भीतर था, ने अपने सैनिकों को सीमा से बाहर हटा लिया। दरअसल चीन भारत सीमा विवाद में भारतीय तोपखाना बेहद अहम भूमिका निभाता है। हालांकि
हालांकि भारतीय सेना की मुख्य खींची गई तोपखाने की संख्या 10,000 इकाइयों तक पहुंच गई, लेकिन केवल 100 स्वचालित तोपखाने इकाइयां थी। दूसरी ओर चीनी सेना के पास साम्यवादी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी तोपखाने शक्ति थी, जिससे भारत के साथ एक बड़ा अंतर रह गया। हालांकि वास्तविक युद्ध शक्ति अंतर की तुलना करने पर यह अंतर उतना बड़ा नहीं है। चीन की स्वचालित बंदूकों में वास्तविक प्रदर्शन वाली बंदूकें 320 PLZ-05 है। यदि हम पहले खरीदे गए 100 के 9 को अतिरिक्त खरीदे गए 200 के साथ जोड़ दें, तो संख्याएं बराबर हो जाएंगी। हालांकि चीन के PLZ-05 और के 9 मौजूदा विशिष्टताओं के मामले में समान प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविक संचालन में बहुत बड़ा अंतर है। इसे पहले बताए गए भारत पाकिस्तान संघर्ष में 30 PLZ-5 और 10 के 9S के बीच लड़ाई के परिणामों को देखकर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चीन की स्वचालित बंदूकें आग की दर में कोरिया से थोड़ी आगे हैं, लेकिन उनकी सटीकता कम है। हालांकि के 9 की आग की दर उसके साथियों से बेहतर है और सबसे ऊपर एक सटीकता दर है। जहां PLZ-05 एक भी निशाना लगाने में असफल रहा, वही के 9 ने सभी 30 पर सटीक निशाना साधा। इस घटना से उम्मीदें जगी हैं कि भारत की के 9 की तैनाती चीन के साथ सीमा मुद्दे का एक नया समाधान बनकर उभरेगी। ऐसे में चीन के सबसे बड़े सैन्य मीडिया आउटलेट ने के 9 को लेकर भारत की उम्मीदों का मजाक उड़ाते हुए एक विशेष लेख प्रकाशित किया। वीबो के मिलिट्री स्पेशलाइज्ड पेज सीना मिलिट्री नेटवर्क ने एक लेख पोस्ट करते हुए कहा, भारत की हाल ही में तैनात की गई के 9 स्वचालित हॉवित्जर चीन की नई स्वचालित हॉवित्जर तोपों की तुलना में प्रदर्शन में बहुत हीन है। आलोचना ये थी कि के 9 के केवल कागजी विनिर्देश कैटलॉग डेटा उत्कृष्ट थे और इसका वास्तविक प्रदर्शन खराब था। लेख में कहा गया है, सीमा, आग की दर और हथियार के वजन के मामले में के 9 चीनी निर्मित PLZ-05 स्वचालित हॉवित्जर से कमतर है। ये दावा किया गया था कि के 9 ने वास्तविक तोपखाने की लड़ाई में कभी भी लंबी दूरी और उच्च प्रदर्शन हासिल नहीं किया। अपने दावे के आधार के रूप में उन्होंने 2010 में येओनपियोंग द्वीप पर गोलाबारी के उत्तर कोरिया के उकसावे का हवाला दिया। चीन के अनुसार 6 के 9 में से आधे नष्ट हो गए थे और यह उत्तर कोरिया का पुराना खींचा हुआ हॉवित्जर था जिसने के 9 को नष्ट कर दिया था। साथ ही उन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ देशों ने के 9 को पूरी तरह से इसलिए खरीदा क्योंकि कोरिया ने सेमीकंडक्टर और ऑटोमोबाइल उत्पादन तकनीक प्रदान की थी। हालांकि चीन के दावे पूरी तरह से झूठ पाए गए। येओनपियोंग द्वीप पर गोलाबारी के दौरान एक भी मरीन कॉर्प्स के 9 को नष्ट नहीं किया गया और उत्तर कोरियाई कई तोपखाने पदों पर हमला करने वाले के 9 के प्रभाव बल का विश्लेषण करने के परिणाम स्वरूप वास्तविक प्रदर्शन कैटलॉग डेटा से बेहतर पाया गया। दरअसल हर बार गोला दागे जाने पर PLZ-05 की बॉडी तेजी से हिलती है। ये घटना तब होती है जब रनआउट सिलेंडर जो शूटिंग रिकॉइल की भरपाई करता है और वाहन बॉडी का सस्पेंशन प्रदर्शन खराब होता है। जब मुख्य बंदूक से फायर किया जाता है, यदि बंदूक की बैरल ऊपर और नीचे चलती है तो प्रभाव समूह चौड़ा हो जाता है। यही कारण है कि चीनी स्वचालित बंदूकें एक बार भी कोरियाई स्वचालित बंदूकों पर हमला नहीं कर सकी। वर्तमान में दुनिया की सबसे अच्छी स्वचालित बंदूक जर्मन PZH-2000 कही जा सकती है। अच्छे प्रदर्शन वाले एक जर्मन स्वचालित हॉवित्जर की कीमत 15 बिलियन वॉन के करीब है। इसलिए जर्मनी में भी हमारे पास वास्तव में उनमें से बहुत से नहीं हैं। वहीं कोरिया की के 9 की कीमत करीब 5 अरब वॉन प्रति यूनिट है। अपने उच्च प्रदर्शन और उचित मूल्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में के 9 की उपलब्धियां आश्चर्यजनक नहीं हैं। फिनलैंड में जनता के सामने एक स्वचालित तोपखाना परेड आयोजित की गई और नॉर्वे में ये प्रदर्शित किया गया कि ये बर्फीले मैदानों और ठंडे मौसम में भी काम करता है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ के 9 भारत की सीमाओं की रक्षा करता है। चीन और पाकिस्तान की ताकत में जो अंतर है, उसकी शुरुआत दुनिया के सबसे अच्छे स्वचालित हॉवित्जर कोरियाई निर्मित के 9 से होती है। 최고 수준의 성능으로 전 세계의 사랑을 받은 K9은 우크라이나 전쟁으로 인해서 더 그 인기가 높아지고 있다고 하는데요. 오랜 시간 자체 기술로 개발하기 위해서 노력하신 모든 분께 감사의 말씀을 전합니다. 시청해주셔서 감사합니다. 휴면톡톡이었습니다.